वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ? आवाज़ जा रही है? हेलो। चलो, कल हम बात किए थे तुम्हारे यूनिट 1 से पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, है ना? उसका जो वीडियो था वो हम पोस्ट कर दिया था, तुम लोग देखे था? नहीं देखे था? देखे थे। तो उसमें जो हम यूनिट 1 है तुम्हारा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, मतलब पर्यावरण क्या है, उसके बारे में हमारी मान्यता क्या है, वो सब उसके अंदर था। तो उसके अंतर्गत कई बिंदु है, 4 बिंदु कम से कम है। पहला बिंदु है प्रकृति और क्षेत्र, यानी प्रकृति ने जो हमको जो चीज़ें दी है, पठार दिया, पहाड़ दिया, ज़मीन दिया, नदी दिया, सब कुछ दिया ना, जंगल दिया, तो उसका उपयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरह का उपयोग करना चाहिए। तो हम जो कल डिस्कस किया था वो उसका पहला पॉइंट था प्रकृति एवं उसके क्षेत्र। कोई दिक्कत है इसमें? हमने कई अलग अलग क्षेत्रों का उदाहरण लिया था और हर क्षेत्र में किस तरह की जलवायु है और उस क्षेत्रों का किस तरह से इस्तेमाल होता है। हाँ चलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी जस्ट स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर कॉल आ गई, सब डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो कोई नहीं, सर कल कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट नहीं हो रहा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब तो कनेक्ट हो गया है। Yes, sir. सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि कल जो वीडियो भेजा था उसको आप लोग देखे थे? ग्रुप में डाल दिया था। जब ग्रुप में वीडियो डालते हैं वो आप लोग की वीडियो उसको देख लिया कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है नेटवर्क में क्लियर नहीं आता है आवाज़, लेकिन जब बाद में वीडियो अपलोड कर देते हैं तब तो वो आपका यूट्यूब पे आराम से चलेगा, तो उसमें जो पॉइंट क्लियर नहीं वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना? तो उसको देख लिया कीजिए। चलिए, कल वाला वीडियो चेक किया था सब लोगों ने? कोमल, गुलबाज, परवीन, शिव, कामना, Yes, sir. रुक्मिनी, मीरा, श्वेता, इतने ही लोग जुड़े हो ना? और भी कोई लोग हैं? नितेश कुमार, क्या हुआ? हाँ रुक्मिनी, चलो चलो अब हम आगे, हम कल जो डिस्कस किए थे, अगर तुम लोग मिलाए होगा और सिलेबस तो मिलाया होगा, तो तुम्हारे सिलेबस में यूनिट 1 का पहला पॉइंट था जिसका नाम था प्रकृति एवं क्षेत्र। इसके बारे में हमने बात किया था कि प्रकृति और क्षेत्र एक दूसरे से कैसे संबंधित है और दोनों का एक दूसरे के साथ किस तरह से रिश्ता है। एक दूसरे की वजह से दोनों प्रभावित भी होते हैं। कई उदाहरण दिया था, कुत्ते का दिया था, बिल्ली, चूहे और सांप, कीड़ा मकोड़ा, उसका उदाहरण दिया था, पहाड़ का, पठार का, नदी का उदाहरण दिया था। मतलब वैसे वैसे उदाहरण दिए थे जो जैविक कैटेगरी में आते हों, बायोटिक हो, जो अजैविक कैटेगरी में आते हों, एबायोटिक हो। मतलब वैसे जीव जंतु जिनमें जान है उसके द्वारा इस पर्यावरण के अंदर रहने वाले संपूर्ण जीव जाति को, या विशेषकर अगर बात करें तो मनुष्य को किस तरह का नुकसान हो सकता है, किस तरह का लाभ हो सकता है, फ़ायदा, नुकसान, घाटा और फ़ायदा, दोनों चीज़, उसके बारे में बात हमने किया था। और दूसरे स्तर पर बात किया था नॉन लिविंग थिंग की, जो चीज़ें लिविंग नहीं हैं बट दे आर कनेक्टेड विद अस, लेकिन वो हमसे कहीं ना कहीं संबंधित हैं, इसीलिए उनका
उनका अगर उनके साथ कुछ भी एक्टिविटी हो, जैसे पानी है, अगर बारिश ना हो तो, बारिश हो तो, बारिश बहुत ज़्यादा हो तो, अभी क्या हुआ, बारिश काफ़ी हो रही है, बाढ़ की संभावना बनी हुई है, बाढ़ आएगा तो क्या होगा, बहुत सारे नुकसान होगा, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को घर छोड़ के कहीं से कहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को घर छोड़ के दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो प्रकृति ने हमको चीज़ें दी हैं उसका सिर्फ लाभ ही नहीं है, उसका हानि भी है, उसका लाभ भी है, दोनों है। हम उसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और संतुलन किस तरीके से बना सकते हैं उसके बीच में, यह हमको देखना होगा, है ना। तो इसके बारे में जो हम बात किया था, तो प्रकृति और क्षेत्र पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा के अंतर्गत प्रकृति एवं क्षेत्र। तो अलग अलग क्षेत्रों का कई उदाहरण लेके हमने बात किया था कि वहाँ की जो जलवायु है वो किस तरीके से है और वहाँ के जो लोग हैं वो उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका उद्देश्य और महत्व। क्लियर है, उद्देश्य क्या होता है। अब सीधा सवाल तुमसे अगर एक करें कि तुम डीएलएड कर रहे हो, तुम सब लोग क्यों कर रहे हो डीएलएड, क्या डिग्री सजा करके फाइल में रखने के लिए कर रहे हो डीएलएड, सो बताओ। शिक्षक बनने शिक्षक बनने के लिए, मतलब तुम्हारा टोटल वैल्यू ये है कि यह डिग्री कहीं ना कहीं यूज़ होगी। एज अ टीचर यू विल बी सेलेक्टेड एनीवेयर एंड एट दैट टाइम योर डिग्री विल बी वैलिड, है ना। अगर ये मालूम हो जाए कि जहाँ से डीएलएड कर रहे हैं, समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा है नहीं, अगर ये तुमको मालूम हो कि यहाँ की जो संस्था है उसको वैलिड सरकार नहीं मानेगी, तो क्या जितना तुमसे लिया गया है इसका आधा पैसा भी मांगा जाए अगर, तो क्या तुम आके डीएलएड करोगे यहाँ से? नहीं करोगे ना। अगर आधी फीस भी ली जाए और कहा जाए सरकार नहीं मानेगी इसको, तो कोई करेगा डीएलएड यहाँ से? नहीं करेगा, समझे ना। क्योंकि तुम्हारा जो डीएलएड करने का उद्देश्य है वो ये है शिक्षक बनना, और शिक्षक बनने का उद्देश्य अगर होगा तो सरकार उस डिग्री को माने, और अगर सरकार ही नहीं मानेगी, कॉलेज को अवैध मान ले, यूनिवर्सिटी को अवैध मान ले, तो फिर उसके कोर्स को तो अवैध ही माना जाएगा। तो वैसे में तुम में से कोई भी क्या यहाँ से डीएलएड करना चाहेगा? नहीं चाहेगा, ठीक है। तो उद्देश्य ये होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे एक मेरा गोल छिपा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एम्बिशन। हमारा गोल, हमारा टारगेट होता है वो। तो वो टारगेट जो होता है, जो तुमको अचीव करना है, उसके लिए तुम कोई काम करते हो। इसी तरीके से अगर हम प्रकृति की बात किया था, उसके क्षेत्रों की बात किया था, और उसके बाद ये बिंदु आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रकृति का, उसके क्षेत्र का हम कैसे उपयोग करें कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है और वो सब ज़मीन खेती के लायक है, सिर्फ खेती के लायक। अगर घर बनाओगी तो पानी और बाढ़ में बह जाएगा, तो क्या तुम वहाँ पर कभी भी घर बनाओगे? नहीं बनाओगे घर। क्यों नहीं बनाओगे घर? इसलिए घर नहीं बनाओगे कि घर बनाएंगे और बह जाएगा पानी में, पानी घुस जाएगा, टूट जाएगा, है ना। लेकिन खेती तो करेंगे, क्योंकि खेती के लिए उपयुक्त है वो, तो खेती हम करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे एक ज़मीन है, उसका उद्देश्य तुमने इसलिए लिया कि चलो खेती होगी, इसी तरीके से जो ज़मीन तुम्हारा खेती के उद्देश्य से लिया गया, वैसे ही कोई दूसरी ज़मीन होगी जो तुम्हारे रेसिडेंशियल के लिए होगा। रेसिडेंशियल का मतलब आवास के लिए होगा, जहाँ पे घर बनाया जा सकता है, रहा जा सकता है, ऊंची ज़मीन है, पानी वानी का डर नहीं है, अगर पानी आएगा भी तो तुरंत में निकल जाएगा, अगर पानी आएगा भी तो तुरंत में निकल जाएगा, मतलब वहाँ रहा जा सकता है ना। तो वहाँ पे घर बना लेंगे। अगर मान के चलो कोई ऐसी ज़मीन लेंगे जहाँ पर ना तो खेती की जा सकती है, ना ही घर बनाया जा सकता है, पूरा नदी का इलाका है पूरा, तो नदी में तो खेती भी नहीं कर सकते हैं, नदी में घर भी नहीं बनाया जा सकता है, फिर क्या करेंगे? तो अगर ऐसी कोई जगह लिया है तो उसमें तुम मत्स्य पालन कर सकते हो, मछली के लिए डबरा खुदवा देना,
पोखर खुदवा देना, मछली हो जाएगी, उससे भी कमाई आ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब तीनों ज़मीन था ना, एक जगह घर बना लिया, एक ज़मीन पे हमने घर बना लिया। एक ज़मीन हुई जहाँ पे हमने खेती किया, क्या किया, खेती किया। और एक ज़मीन हुई जहाँ पर न खेती किया न घर बनाया, बल्कि उसमें डबरा बना करके मत्स्य पालन यानी कि मछली पालने के लिए एक बिजनेस कर दिया, प्रोफेशनल उसका इस्तेमाल कर लिया। तो जब ज़मीन एक है उसका इस्तेमाल 3 हो गया, चूँकि उसी के लिए फिट था वो। अगर नदी के क्षेत्र में घर बनाते तो घर तो कभी भी ढह जाता। खेती करते तो खेत तो तुम खेती करते तो जब नदी का पानी कम होता, लेकिन जब खेती का समय आता काटने का तो एंड टाइम पे क्या होता कि पूरी खेती पूरी फसल नदी में बह जाती। तो उसके जगह तुमने क्या किया, ना तो खेती के लिए किया और ना ही घर बनाने के लिए किया, उसका इस्तेमाल तुमने मत्स्य पालन के लिए कर लिया, है ना। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास चीज़ है उस वस्तु का इस्तेमाल क्या होगा। हर चीज़ में यही चीज़ है, हर चीज़ के लिए यही देखना होगा। तो उद्देश्य वो है, और उद्देश्य अगर हो गया पूरा तो उसका महत्व क्या है भाई। अब बताओ, अगर उद्देश्य पूरा हो गया, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुमने सोचा कि हम DLED करेंगे, शिक्षक बनेंगे। चलो तुम DLED कर लिए, अब तुमको मालूम हुआ कि भाई हम DLED से तो शिक्षक बन नहीं पा रहे हैं, मतलब मेरा उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं। तो तुम कहोगे फिर इसका महत्व क्या है, तो लोग कहेगा इसका महत्व तो है, इसका महत्व यह है कि इसके बाद आप TET के एग्ज़ाम में बैठिएगा। तो कहो चलो एक महत्व तो हुआ। तो जो आदमी DLED नहीं किया है वो तो TET के परीक्षा में बैठे हुए नहीं करेगा, तो टीचर बनना तो कभी दूर दूर तक संभव नहीं है उसके लिए। तुम बैठोगी, एक बार में नहीं निकला, 2 बार में निकले, 3 बार में निकले, 4 बार में निकलेगा, जब तक एज है तब तक में निकालो, निकल जाएगा। अब जब तुम्हारा TET भी निकल जाएगा, तुम्हारा DLED भी कंप्लीट हुआ, देन तुमको इसका महत्व समझ में आएगा। नहीं, अब तो इसका उद्देश्य पूरा होगा। क्या पूरा होगा इसका उद्देश्य, कि अब तुम टीचर बनोगी, फिर तुम टीचर बन जाओगी। तो टीचर जब बन गई तो तुम्हारा उद्देश्य तो पूरा हो गया। तो अब क्या करना है, इसका महत्व, टीचर बनने का कोई महत्व भी है क्या, टीचर का कोई महत्व होगा, स्वाभाविक है, टीचर का ही महत्व है। हर चीज़ का महत्व होता है, तो क्या बेचारा शिक्षक ही है जिसका महत्व नहीं होगा, उसका भी महत्व है ना। तो इस तरीके से लोग तुमको आदर से रिस्पेक्ट के साथ देखेगा, गुरुजी बोलेगा, मैडम जी बोलेगा, जो भी बोले, टीचर बोले। तो होता क्या है कि हर एक चीज़ का उद्देश्य है और उसका महत्व है। उद्देश्य के बिना उसका महत्व नहीं हासिल होगा। और उद्देश्य कब हासिल होगा, जब उसकी क्षमता को जानेंगे। हर आदमी अगर ये सोच लेगा कि हम IPS ऑफिसर बन जाएंगे, बन जाए ना, कौन मना किया है। सब तो जो भी IPS ऑफिसर बना है वो बस BA या BSc या BCom पास किया है, उसके बाद वो मतलब ग्रेजुएशन करके ही बना है। तो ग्रेजुएशन तो बहुत सारे लोग तुम्हारे कॉलेज में हैं, बहुत लोग हैं। जितना लोग B.Ed कर रहे हैं यहाँ सब तो ग्रेजुएट है, तो सब बन जाता है IAS, सब बन जाता कलेक्टर, बन जाएगा, नहीं बनेगा। वो तो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो ज़रूरी है। अब उसके बाद तुम्हारी क्षमता है, तो मतलब कि सबकी क्षमता ये नहीं है कि वो IAS बन जाए, सबकी क्षमता ये नहीं कि प्रोफेसर बन जाए, सबकी क्षमता ये नहीं है कि टीचर बन जाए। हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुकूल ही काम करता है। हर आदमी अमिताभ बच्चन भी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकेगा। लेकिन जब हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकेगा, ठीक है, हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बनेगा, तो इतना ही सही ये बात भी है कि अमिताभ बच्चन भी कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत सारा काम ऐसा होगा जो अमिताभ बच्चन भी नहीं कर सकेगा, जिसको हम या तुम कर सकेंगे। तुम अगर एक अच्छे टीचर हो तो तुम ज़्यादा अच्छा पढ़ा लोगे, अमिताभ बच्चन नहीं पढ़ा पाएगा उस तरह। तो कहने का मतलब कि हर आदमी का स्पेसिफिक गोल होता है, टारगेट होता है, एंड दे जस्ट हैव टू अचीव देयर टारगेट्स। अपने अपने टारगेट को पूरा करना उनका मकसद होता है, एंड दे हैव टू डू इट, उनको करना होता है, दे विल डू इट, वो करेंगे उसको, है कि नहीं। तो उद्देश्य और महत्व इसी क्षेत्र में हम बात करेंगे कि उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, लेकिन किसको लेकर के, प्रकृति को लेकर, उसके क्षेत्र को लेकर के। तो जैसे कि कल भी हमने बात किया था कि प्रकृति के अंदर जैविक और अजैविक 2 प्रकार के घटक हैं। दोनों से ही हमारी लाइफ
हमारा जीवन संबंधित है। ठीक है, जैविक घटक का भी हमारे जीवन पे प्रभाव है, अजैविक घटक का। ठीक है, अजैविक घटक की बात कर रहे हैं तो अजैविक घटक का भी हमारे जीवन पे उतना ही प्रभाव है। तो अब जैविक घटक को अजैविक घटक से ज़्यादा माना जाए, अजैविक घटक को जैविक से ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के बीच का संतुलन है, दोनों के बीच का संतुलन बना हुआ है। ठीक है, अगर संतुलन बना के रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास सांप आएगा तो हम उसको मार देते हैं, या नहीं तो सांप हमको मार देता है, यही ना होता है। लेकिन एक सपेरा के पास जाता है तो न सपेरा सांप को मारता है और न ही सांप सपेरा को काटता है। दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी है, उसको समझ लेता है। तो हमको समझना होगा कि जिस तरीके से है इस प्रकृति का, और इस प्रकृति के अंदर जो हर तरफ की अलग अलग जलवायु है, उस जलवायु का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे किया जाए। अगर ये गुणधर्म हमको पता है तो डेफिनेटली हम इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोग का बार बार कट क्यों जाता है बीच में, समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग जब भी मतलब क्लास करते हो अक्सर कभी इसका कट जा रहा है, उसका क्या मतलब है? तुम लोग लगता है 4 ठो काम एक साथ करते रहते हो क्या? जिन लोगों ने मेरे चैनल को मेरा कहाँ डिस्कनेक्ट होता है, फोन आ जाता है तो ऐसा होता होगा। तो आप लोग कम से कम जो ग्रुप वाले हैं, जानने वाले लोग, उनको बोल दिया कीजिए कि इस टाइम में क्लास होता है भाई, क्लास का टाइमिंग कॉल वॉल मत किया कीजिए। अब इक्का दुक्का आदमी इत्तेफाक से कोई कॉल करते वो अलग बात है, बट रेयरली नहीं। हम लोग के साथ दूसरी मजबूरी है। ठीक है, हम लोग के साथ दूसरी मजबूरी ये है कि हर टाइम कुछ ना कुछ चक्कर रहता है। शाम में भी क्लास घर पे लेते हैं, कॉलेज वाला क्लास भी रहता है, तो ये अल्टरनेट हो जाता है, मजबूरी है। कोई कभी कॉल कर लिया, ऑफिशियल नंबर भी मेरा यही है, तो दिक्कत है। लेकिन तुम लोग के साथ ये दिक्कत तो नहीं है, तुम लोग का बीच जो करता है बार बार, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा कंसंट्रेट करके बैठा करो सब लोग। जो रिलेटिव्स है उनको बोल दिया करो, या ऐसा नंबर यूज़ करो, ठीक है, जिसमें बार बार कॉल नहीं आता हो। कम से कम नोटिफाई कर दो जिनसे बात होती है। ठीक है, सभी टीचर के लिए अच्छा रहेगा जब वो पढ़ाते हैं तो टाइमली पढ़ा लें, ताकि फिर उसके बाद की घंटी दूसरे टीचर की होती है, पता है ना, कंटिन्यूटी होता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। अभी देखो सब बेराबारी, कभी कोमल लेफ्ट हो जा रही है, कभी नीतीश लेफ्ट हो जा रहा है, कभी कोई लेफ्ट, बहुत अजीब सा लगता है। ये चीज़ थोड़ा दूर करो, किया जा सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है, करने के ऊपर सब संभव है। ठीक है, तो हम भाई बात कर रहे थे, अब सीधे हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा आप लोग से कि कैसे ज्वाइन करें तुमको। मनीषा बताओ ना, तुम तो खुद ही ना सामने आओगी, खुद ही नहीं आ रही हो। लिंक भेजो ना, तुम ज्वाइन करेंगे ना हम, आएगा तो। आवाज जा रही है आप लोग को? यस सर। अब मनीषा का मैसेज आ रहा है ज्वाइन नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, हम कैसे ज्वाइन करें बताओ? उसका मैसेज, वो लिंक टच करेगी तब ना। चलिए ठीक है, आप लोग समझिए, पहले हम बोल रहे हैं, अब जो नहीं हो पा रहा हम क्या करें। उद्देश्य और महत्व की बात कर रहे थे हम, सीधे स्टार्ट कर रहे हैं। उद्देश्य और महत्व की बात कर रहे थे, समझ लो ठीक से। फिर से बोल देना एक बार कि कोई भी चीज़, उसका हर चीज़ का उद्देश्य है, और उद्देश्य के बाद उसका क्या होता है, महत्व भी होता है। जिसका भी उद्देश्य है उसका महत्व भी है। तो हमने बात किया था कल के डेट में कि जो प्रकृति है और जो क्षेत्र है जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, तो अलग अलग जगह की प्रकृति अलग तरह की है और वहाँ की जलवायु भी अलग है। हम वहाँ की जलवायु के अनुकूल ही कोई कार्य संपादन करते हैं। अगर हम पंजाब के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, तो हम ऐसी सब फसल को वहाँ पर कर सकते हैं जिन फसलों को पानी की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो पठारी इलाका है, जहाँ पानी की बहुत कमी है, जैसे उदाहरण के तौर पे तुमको हम दिए थे, छोटा नागपुर के बारे में बोले थे, या बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं अलग। अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें, ठीक है, दार्जिलिंग की बात करें, तो सब जगह पर वही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसी खेती की जाती है जैसे चाय की खेती हो, कम पानी में,
हो जाता है वो, ठीक है। हमारी बिहार के अंदर देखो तो यहाँ पर क्या होता है, धान की खेती, पानी ठीक ठाक है, सिंचाई करके लेना पड़े मिल जाता है, नदियाँ हैं हमारे यहाँ, बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुकूल ही जाना है। अगर हवा तुम्हारी पूरब की तरफ चल रही है तो तुम पूरब की तरफ साइकिल चलाओ, बहुत तेज़ चलेगी। पश्चिम साइकिल चलाओगे नहीं चलेगी तेज़, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर भी तेज़ नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाता है जिधर का रुख हो उधर ही चलना चाहिए, सुना है ना कहावत, यही वजह है। इसीलिए क्या है कि जब हम बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति के साथ, प्रकृति तो नेचुरल है, ठीक है, वो ज़मीन के हिसाब से नहीं आएगी। अगर मान के चलो अभी कुछ दिन पहले यास तूफान आया था, किधर आया था, बिहार में नहीं आया था, झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए आया था, लेकिन उसका असर बिहार में भी था। यहाँ की ज़मीन की वजह से नहीं, यहाँ की नदी की वजह से नहीं, यहाँ की प्रकृति की जो है उसकी वजह से नहीं, वो प्रकृति आसमान की तरफ से वो था, आसमानी आफत थी एक तरह से, जो भी कहो, तो उसका असर पड़ा। लेकिन अगर हम जलवायु की बात करें तो वेस्ट बंगाल की जलवायु अलग है, बिहार की अलग है, झारखंड की अलग है, लेकिन प्रकृति के अंदर जो बदलाव हुआ उसका असर सबको पड़ा, बिहारियों को भी पड़ा, उसके आगे चल रहे हैं, ठीक है। हम जहाँ पर थे उसके आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बातचीत हुई थी, अभी हम बोल रहे थे कि कल वाली जो बातचीत थी हमारी, उसमें ये था कि हम लोग प्रकृति और क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह की अलग अलग प्रकृति होती है। अगर किसी पहाड़ी इलाके में कोई रह रहा है तो उसकी प्रकृति अलग है, और कोई पहाड़ी इलाके में नहीं रह रहा है। किस इलाके में रह रहा है, जो नॉर्मल इलाका है, जहाँ पे हम लोग समतल इलाके में रहते हैं, उस इलाके में रह रहा है, तो उसकी प्रकृति अलग है, ठीक है। तो उस प्रकृति के अनुसरण में हमको अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। कोई समुद्री इलाका होगा तो वहाँ की प्रकृति अलग है, तो समुद्री इलाके की प्रकृति हो, या रेसिडेंशियल इलाके में जहाँ रहते हैं उसकी प्रकृति हो, या पठारी इलाके में जहाँ रहते हैं उसकी प्रकृति हो, तो जब प्रकृति बदल रही है तो वहाँ की जलवायु, प्रकृति बदल नहीं रही, प्रकृति तो एक अलग है, लेकिन जलवायु वहाँ की अलग है। अभी जैसे तुम बैकग्राउंड में देख रहे होगे मेरे, ये जो तुमको सीन दिख रहा होगा ये समुद्री इलाके का सीन है ना, और अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं ये भी समुद्री इलाका है, और अगर हम यहाँ से हट के अगर ये बात करें तो ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और जो समतल इलाका जहाँ हम लोग रहते हैं वो ये इलाका है। तो हम लोग जिस इलाके में रहेंगे उससे संबंधित हम कोई काम करेंगे, उसी तरह से कोई काम हम करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि हमारी जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए कल का पूरा लेक्चर हम जलवायु के ऊपर ही ले गए थे, याद होगा, और उसके सिर्फ और सिर्फ 2 घटक के बारे में बात किया था। एक घटक वो था जिसमें बात किया था जैविक घटक, और दूसरा था अजैविक घटक के बारे में, ठीक है, कि इस दोनों घटकों का हमारे जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आज हम दूसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं। कई बार डिस्कनेक्ट हो गया, वजह क्या है, सब बीच बीच में कॉल कर लेता है, सब कह रहे हैं कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से। खैर जो भी है, समझने वाली बात यह होगी कि जो प्रकृति है और जो क्षेत्र है, प्रकृति के अनुसरण में हम उस क्षेत्र की जलवायु को देखते हुए ही कोई काम करेंगे। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हमको उस जलवायु और उस प्रकृति के अनुसार उस जगह का जो उद्देश्य है वो समझ में आएगा, और उस उद्देश्य की प्राप्ति अगर हम कर लेंगे तो डेफिनेटली वो उसका महत्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि एक किसान खेत में खेती करे और फसल लगे, फसल तैयार हो जाए और तैयार फसल उसके घर पहुंच जाए, तभी ना उसके पूरे मेहनत का महत्व होगा।
बात समझ रहे हो मेरी? अगर एक किसान पूरे साल भर खेती किया और पूरी प्रक्रिया किया, खेती करने के बाद बीज बोने से लेकर के फसल के तैयार होने तक की सारी क्रियाविधि किया, अंततः उसके पास तैयार फसल आ जाएगी, तभी ना उसका महत्व है उसके लिए। या अगर फसल नहीं भी आई तब भी महत्व होगा? नहीं होगा महत्व। इसी तरीके से अगर कोई मछुआरा किसी नदी या तालाब में मछली पकड़ने के लिए जा रहा है और पूरी मेहनत करे, 2 दिन 4 दिन 1 महीना पूरे सीज़न, उसके बाद अगर उसके पास जो जिस चीज़ के लिए गया था, मछली पकड़ने के लिए गया था, अगर मछली उसके हाथ लग जाए तो उसका उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो उसका महत्व भी तो होगा उसके लिए, फिर दोबारा भी तो वहाँ जाएगा ना। अगर मान लो किसी नदी में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, बार बार वो प्रयास कर रहा है और हर बार प्रयास करने के बाद उसको कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, तो तुमको क्या लगता है कि फिर दोबारा तिबारा और बार बार वो जाएगा वहाँ? नहीं जाएगा। इसलिए कि उसको लगेगा कि मेरा उद्देश्य यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए वो नदी कितनों पानी हो, उसमें कितनों डबराए पानी हो, उसके लिए महत्व की नहीं रह जाएगी, चूँकि उस नदी का लाभ वो नहीं उठा पाया। तो जब मेरा उद्देश्य पूरा होगा ना, तभी हम उसका महत्व देंगे। अगर उद्देश्य मेरा पूरा नहीं होगा तो हम उसका महत्व नहीं देंगे। अगर तुम में से कोई तुम्हारा साथी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, 12 घंटा 14 घंटा 20 घंटा पढ़ लेता हो और उसके बाद फेल हो जाए, तो क्या तुम उसके लिए मिठाई बांटोगे कि वेरी गुड, अरे फेल ना हुए कोई दिक्कत नहीं, 20 घंटा पढ़ते तो थे? कोई तारीफ करेगा उसका? और कोई आदमी 2 ही घंटा पढ़ता था और फर्स्ट कर गया, तो मिठाई बांटेगा या नहीं बांटेगा? बांटेगा ना। इसलिए कि वो 2 घंटा पढ़ा या 20 घंटा पढ़ा वो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उसके पास है, पास वो किया है, फर्स्ट डिवीज़न वो है, उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल वो करेगा, उसका उद्देश्य पूरा होगा और उसके बाद वो जो चाहता है वो पूरा हो जाएगा, तो उसका महत्व उसको मिल जाएगा। अगर तुम डीएलएड किए, रात दिन मेहनत करो, पूरा ऑनलाइन क्लास करो, ऑफलाइन भी क्लास करो, सारी मेहनत करो, सारी किताब खरीदो, लाइब्रेरी से लेकर हर जगह किताब खरीद के रात दिन पढ़ती रहो, और खुदा न खास्ता ऊपर वाला ऐसा ना करे किसी का रिजल्ट क्लियर ना हो, तो बताओ उसकी पूरी मेहनत का क्या महत्व रहेगा? उसका उद्देश्य पूरा हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए प्रकृति ने जो चीज़ हमको दिया है और जिस तरीके की जलवायु मेरे पास है, उन दोनों का जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, हम नहीं जानेंगे कि इस तरह की जलवायु में किस तरह की फसल को उगाना चाहिए, इस तरह की भूमि का प्रयोग किस तरह से होना चाहिए। अगर नदी वाले क्षेत्रों में तुम्हारी ज़मीन बहुत सारी है, तो क्या वहाँ पे घर बना लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। सवाल ही नहीं वहाँ पे घर बनाएंगे हम, बह जाएगा उसी पानी में। और अगर मान के चलो पूरा खेती वाला इलाका है, खूब पानी आता है, रात दिन बाढ़ आता है, अक्सर बाढ़ आता है, तो वहाँ पर हम क्या करने जाएंगे? वहाँ पे हम घर बनाने जाएंगे, खेती करने जाएंगे? नहीं करने जाएंगे वहाँ पे हम। तो वहाँ पे डबरा बनाया जा सकता है। मतलब देखना पड़ेगा कि कौन सी एक ज़मीन है जो डबरे के लिए उपयुक्त हो सकती है, कौन सी दूसरी ज़मीन है जो खेती के लिए उपयुक्त हो जाएगी, कौन सी तीसरी ज़मीन है जो आवास यानी रेसिडेंशियल के लिए उपयुक्त हो जाएगा, कौन सी ऐसी ज़मीन है जो रोड सटे है, मार्केट से सटे है, तो उसका इस्तेमाल हम किसी प्रोफेशनल यूज़ में कर लेंगे हम। तो जब इस तरह से हम चीज़ों को सोचेंगे तो एक सही जगह का सही महत्व हमको समझ में आएगा और उसके अनुसार हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। यही चीज़ कैरियर के साथ है, यही चीज़ हमारे जलवायु के साथ है, यही चीज़ हमारी प्रकृति के साथ है कि प्रकृति किधर की कैसी है उसको जानते हुए और वहाँ की जलवायु कैसी है उसका उपयोग करते हुए हम उस भूमि का पूरा उपयोग करते हैं और इसके बदले हमको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, हमारा उद्देश्य पूरा होता है और कहीं ना कहीं अगर उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो आपके लिए महत्वाकांक्षी योजना होती है और उसको महत्व के साथ आप उसको पूरा वैल्यू देते हैं और उसको बार बार करते हैं। जैसा उदाहरण में अभी तुमको हम बताया कि कोई आदमी रात दिन मेहनत करे, पूरे साल मेहनत करे और खेती करने के बाद उसको फसल से कोई लाभ नहीं हो, जितना लगाया वो भी नहीं निकले उसका, तो बेचारा किसानी करेगा? नहीं करेगा किसानी। आज जो किसान लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, 100-150 से ज़्यादा दिन हो गया, क्यों कर रहा है प्रोटेस्ट? उसका यही ना कहना है कि भाई हमारा जो जितना लागत है अगर वो नहीं निकलेगा तो हम क्यों करेंगे खेती। वो इस तरीके का मुद्दा उठा रहा है। अब उसमें पॉलिटिक्स कितना है, सरकार क्या कर रही है, किसान क्या कर रहा है, किसान नेता क्या कर रहा है, ये वो लोग समझे।
लेकिन उसका मुद्दा जो सरकार के समक्ष वो रख रहा है वो यही रख रहा है कि जब अगर हम खेती करेंगे और उस खेती से लाभ हमको नहीं मिलेगा तो ऐसा खेती क्यों करेंगे हम। सीधा सवाल है। तो वही सवाल तुम्हारे साथ है, मेरे साथ है कि अगर तुम डीएलएड कर रहे हो, तुम्हारी इस डीएलएड के सर्टिफिकेट का पूरा यूज़ ना हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, तो क्या 3-4 हज़ार रुपये वाली नौकरी करने के लिए प्राइवेट स्कूल के लिए डिग्री कोई ले रहा है? कोई नहीं ले रहा ये डिग्री। प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना होगा तो बिना डीएलएड के ही पढ़ा लेगा लोग। अगर 4,000 ऐसे देने वाला है तो डीएलएड करके दोगे तो 5,000 दे देगा, तो उतना के लिए काहे के लिए कोई 2 लाख 1.5 लाख लगाएगा? नहीं लगाएगा लोग। इसीलिए सवाल ये है कि एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य पूरा करने के बाद ही हमको महत्व मिल जाता है, उसका महत्व समझ में आता है। तो इसी तरीके से प्रकृति के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं और जलवायु के क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि जो ऊपर वाले ने, जो ईश्वर ने हमको प्रकृति दी है, जो हमको क्षेत्र दिए हैं, इन प्रकृतियों का, इन सारी मतलब इस प्रकृति का और उसके क्षेत्र का, उसकी जलवायु का, सबका उपयोग करके हम उसका पूरा उद्देश्य तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमको उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। अगर तुमको खेती करने नहीं आता है तो बस तुम उसको ऑप्शन नहीं बना सकते हो, वो तुम्हारा कैरियर नहीं बनने वाला है। ठीक है, हाँ, किसान के लिए कैरियर इसलिए बनेगा क्योंकि वो खेती जानता है, बचपन से जानता है। तो तुम अगर डीएलएड किए हो तो तुम टीचर बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन करके अगर डॉक्टर बन भी जाओ तो झोला छाप डॉक्टर बन जाओगे, कुछ अच्छा नहीं कर सकोगे, है ना। डॉक्टर बनने के लिए तुमको बचपन से पढ़ना पड़ेगा, उस तरीके से माइंड सेट करना पड़ेगा, MBBS करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, मतलब कम से कम डीएलएड तो नहीं करना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ का स्कोप होता है, विज़न होता है, उद्देश्य होता है और देन जाकर के उसका महत्व पूरा होता है। इन्हीं बातों को देखते हुए जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की गई वो सन 2005 में तैयार की गई और बिहार पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा तैयार की गई वो 2008 में तैयार की गई। किसको ध्यान में रख करके? पर्यावरण अध्ययन को ध्यान में रख करके। ठीक है, हम जो अभी बोले 2 बात ध्यान देना। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का मतलब है नेशनल लेवल पर भारत सरकार ने जो इसकी रूपरेखा तैयार की, एक सिलेबस तैयार किया, मतलब करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या प्रक्रिया होगी, वो 2005 में बनाया। पर्यावरण को लेकर के उसका सही उपयोग को लेकर के 2005 में भारत सरकार ने अधिनियम बनाया, एक रूपरेखा तैयार की। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, वो भी चर्चा में आएंगी। ठीक है, कल हम उसी का चर्चा करेंगे पूरी तरह। और दूसरा पॉइंट है कि बिहार सरकार ने भी अपनी पाठ्यचर्या बनाई। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है? को बिहार ने बनाया 2008 में और भारत सरकार ने बनाया 2005 में, दोनों का बेसिक अंतर क्या होना चाहिए? अगर तुमसे सीधा सवाल करें तो क्या तुमको लगता है? भारत सरकार के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो क्या सिर्फ बिहार है? मधु, भारत में सिर्फ बिहार है क्या? हाँ, नहीं सर। भारत में सिर्फ बिहार तो नहीं है, भारत में बिहार भी है और बिहार के अलावा बहुत सारा राज्य है, उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है और भी बहुत सारा क्षेत्र है, दिल्ली भी है, सब है ना। तो भारत सरकार ने जो अधिनियम तैयार किया वो जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के हिसाब से तो नहीं होगा, है ना, उसमें हर तरह की चीज़ होगी। अब उसके हिसाब से वो बना तो कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट बिहार को भी मिलेगा, बिहार के लिए जो प्रावधान है उसका बेनिफिट बिहार को मिलेगा। लेकिन जब बिहार सरकार ने बनाया तो बिहार सरकार के अंदर क्या दिल्ली भी आती है, मुंबई भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है? नहीं आता है। बिहार के अंदर तो सिर्फ बिहार है। तो जो बिहार सरकार ने ये योजना तैयार की वो 2008 में बनाया, किसको ध्यान में रख करके? पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण अध्ययन को ध्यान में रखते हुए। तो इसका मतलब है कि बिहार में रहने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसके लिए ज़्यादा उपयोगी कौन सी पाठ्यचर्या होगी? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 वाली होगी या बिहार पाठ्यचर्या 2008 वाली अच्छी होगी? क्या होगी बताओ? 2008 बिहार पाठ्यचर्या 2008 वाली चीज़ जो होगी, पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा बिहार सरकार ने तैयार किया है उसमें सभी बिहार के अन्य क्षेत्रों को देखते हुए वहाँ कौन सा क्षेत्र किस प्रकार का है, वहाँ पर किस जगह कितना बारिश होता है, औसत बारिश कितनी होती है और किस जगह सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, किधर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कौन सा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित होगा, कौन सा क्षेत्र सूखा वाला घोषित होगा। ठीक है ना, हर साल बाढ़ आने का देखो सरकार पैसा भी देती है। अभी भी तुमको मालूम है 6-6 हज़ार रुपये करके घर में, एक एक घर में दिया गया। क्यों दिया गया?
इसलिए दिया गया ना कि भाई बाढ़ से ग्रस्त हुए तो उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए। सूखा पड़ता है तब भी बिहार सरकार उसके लिए इस तरह का इंतजाम करती है। तो कहने का मतलब वो बिहार दोनों में अंतर क्या है? क्या हुआ मतलब कि दोनों में अंतर ये दोनों देखो श्वेता, दोनों में अंतर की जो बात है वो तो डिटेल में पढ़ना होगा। तो वही हम पहले तुमको बोले, इस पर कल चर्चा सिर्फ इसी पे करेंगे, ना प्रकृति में जाएंगे, ना क्षेत्र में जाएंगे, ना उद्देश्य की बात होगी, ना महत्व पे बात करेंगे। बात सिर्फ करेंगे कि जो नेशनल पाठ्यचर्या बनाया गया है, एजुकेशन पॉलिसी जैसे बनाई गई इस बार, इसी तरीके से नेशनल पॉलिसी जो तैयार किया गया है फॉर द जोग्राफिकल कंडीशन, है ना, इन इंडिया, वो भारत सरकार ने बनाया। तो इंडिया के अंदर तो सारा राज्य है ना, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जो बिहार के लिए अनुकूल होगी, बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी जो बिहार के लिए अनुकूल नहीं भी होगा, दूसरे क्षेत्र के लिए अनुकूल होगा। लेकिन जब बिहार सरकार ने 2008 में इस अधिनियम को बनाया, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करी, तो उसने तो पूरी तरह से बिहार को ध्यान में रख करके, बिहार को ही केंद्र बिंदु मान करके ये काम किया। तो जाहिर सी बात है, अगर बिहार के लिए देखा जाए तो बिहार के लिए ज़्यादा बेनिफिटेड वो होगा जो बिहार को ध्यान में रख करके किया गया है, नहीं होगा? तो बस यही बड़ा अंतर है कि इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नेशनल पॉलिसी फॉर इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो भारत सरकार ने बनाया 2005 में, उसका बिहार को फ़ायदा नहीं मिलेगा। मिलेगा फ़ायदा, डेफिनेटली मिलेगा, बट इन रेस्पेक्टिव, अगर हम बिहार के रेस्पेक्ट में बात करें तो बिहार के अंदर जो योजना बनाई गई है ना, बिहार की जो पॉलिसी बनाई गई फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसको देखते हुए तो वो ज़्यादा स्कोपिक होगा, ज़्यादा बेनिफिटेड होगा इन टर्म्स ऑफ बिहारियों के लिए वो ज़्यादा लाभकारी इसलिए होगा चूँकि वो बिहार की भूमि, बिहार के क्षेत्रों, बिहार की हर तरह की नदियाँ, बिहार के ऊंचे जगह, निचली जगह, बिहार में सूखे वाली जगह, बिहार में बाढ़ वाली जगह, हर तरह की जो जगह है उन सब का अध्ययन करते हुए उसको बनाया गया और ये पाया गया कि किधर क्या हो सकता है, कब हो सकता है, उसके हिसाब से वो रूपरेखा तैयार की गई। इसलिए दोनों रूपरेखा की बात करेंगे, कंपैरेटिवली बात करेंगे। अभी बात किया तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई 2005 में वो बिहार के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, उपयोगी होगा। लेकिन बिहार पाठ्यचर्या जो बनाई गई, जो उसकी रूपरेखा तैयार की गई 2008 में, उसके जितना वो नहीं उपयोगी होगा, है ना, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ बिहार है। बनाया गया, क्या हुआ? मतलब बिहार में जो 2001 में बनाया गया है, हाँ, बिहार के लिए सिर्फ बनाया गया, बस बिहार के लिए बनाया गया है, सिंपल है। अगर मान के चलो अभी तुमको पढ़ा रहे हैं अभी हम कुछ भी, तो ये 100% कन्फर्म है, दिस इज योर सिलेबस, तो काट छाट की बात नहीं है। लेकिन अगर यही टॉपिक तुमको ऐसे कहीं कहीं खोजना हो तो मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा और बहुत जगह मिलेगा, लेकिन उसमें से तुमको सर्च करना होगा, निकालना होगा, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट नहीं है ना। तो सब आदमी का स्पेसिफिक टारगेट होता है। हम तो तुम्हारे टॉपिक को लेकर ही चल रहे हैं, तो एग्जैक्ट तुम्हारा टॉपिक है, बाज़ाब्ते बोल रहे हैं कि यूनिट 1 है, उसका नाम पर्यावरण अध्ययन है, उसकी अवधारणा है, उसके अंदर पॉइंट 1 कल डिस्कस किया था जिसका नाम प्रकृति एवं क्षेत्र है, उसके अंदर दूसरा पॉइंट उद्देश्य और उसका महत्व है, जो कि प्रकृति और क्षेत्र को जानने के बाद ही समझ में आएगा। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसका केस स्टडी होता है। अगर हमसे पूछा जाए श्वेता पढ़ने में कैसी है, श्वेता अच्छी है, श्वेता नहीं अच्छी है, कम अच्छी है, बहुत अच्छी है, खराब है, बहुत तेज़ है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको श्वेता की जांच करनी होगी, श्वेता का टेस्ट लेना होगा पूरी तरह से। ऐसा तो नहीं कि हम टेस्ट श्वेता का ले लेंगे और बोल देंगे नहीं मधु ठीक नहीं है पढ़ने में, ये तो नहीं होगा। श्वेता का टेस्ट ले लेंगे, बोल देंगे रुक्मणी बहुत अच्छी है पढ़ने में। अगर रुक्मणी के बारे में बोलना था तो रुक्मणी का टेस्ट ले लो, मधु के बारे में बोलना था तो मधु के बारे में टेस्ट ले लो, मधु का टेस्ट ले लो। तो जिसका टेस्ट लिया, जिसके बारे में जानकारी हासिल किया है, उसी के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि जब बिहार के अंदर इस तरह का रूपरेखा तैयार किया गया, वो 2008 में तैयार किया गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसको बनाने के समय जो भारत सरकार ने 2005 में बनाया होगा उसको भी ध्यान में रखा गया होगा और उसको देखते हुए किया गया होगा कि भारत सरकार ने जो ये चीज़ किया कितना सही है और इसमें कहाँ पर शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से उसको बदलाव किया गया होगा। समझे कि नहीं? तो ये जो होता है सिस्टम यही होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे
कि चाहे प्रकृति को लेके बात करें, क्षेत्र को लेके बात करें, उसके उद्देश्य को लेके बात करें, उसके महत्व को लेके बात करें अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई भारत सरकार के द्वारा सन 2005 में। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके यहाँ तक के जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में तैयार हुई, उसको भी ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अपनी तरफ से बिहार की पाठ्यचर्या बनाई, बिहार की एक रूपरेखा तैयार करी। वो 2008 में तैयार किया गया, जो कि पर्यावरण अध्ययन को देखते हुए, उसके संदर्भ में, उसको समझते हुए, उसको मानते हुए, उसको जानते हुए तब जा कर के बनाया गया, है ना। तो अगर उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस दोनों पॉइंट को तो कल डिस्कस करेंगे ही। और उसके बाद वाला पॉइंट है कि पर्यावरण स्तर के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन का संयोजन और उसका विस्तार कैसे होगा, पर्यावरण अध्ययन का संयोजन और विस्तार कैसे करेंगे, मतलब पर्यावरण अध्ययन का संयोजन। खैर ये इसके बाद का टॉपिक है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन हाँ, कल से आप लोग ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा, थोड़ा पढ़ के बैठिएगा। आज हम 4 चीज़ ख़त्म किए हैं, कल हम पूरा डिटेल प्रकृति और उसके क्षेत्र पर किया था फोकस। आज हम उसके उद्देश्य पर, उसके महत्व पर डिस्कस किया है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से कल जो होगा वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो भारत सरकार ने 2005 में बनाई और बिहार पाठ्यचर्या जो 2008 में बिहार सरकार ने तैयार किया, इसको देख के तैयार करेंगे, है ना। ठीक है, तब तक के लिए तुम लोग घर पे रहो, कहीं नहीं निकलो, और बी सेफ, स्टे एट होम, बी सेफ, ठीक है। बाकी इसको भी अपलोड कर देंगे, तुम लोग इसको देख लेना। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। स्टे एट होम, बी सेफ, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है।